Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is limitation of the Ohm's law. हम उसको लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ भी बोल सकते हैं और नॉन ओमिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन ओमिक डिवाइस का क्या मीनिंग होता है? जो ओम्स लॉ का ओबे नहीं करता उसको हम बोल सकते हैं बाय नॉन ओमिक डिवाइस। ओके, देन आफ्टर हम रजिस्टर का टाइप भी हम देखने वाले हैं आज कि भाई हमारा जो रजिस्टर बना हुआ है आप जिसको बोलते हो वो जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस की करेक्टरिस्टिक जो डिवाइस में होती है वो डिवाइस को हम बोल सकते हैं भाई रजिस्टर। क्या रहा है इसके बेसिक मीनिंग ऑफ रजिस्टर क्या होता है? हमारा एक सिंपल सा एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस को हमने ऐसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो वो क्या करेगा, करंट को हम इसके डिक्रीज कर देगा, करंट का फ्लो को वो डिक्रीज करता है, वो मुझको बोलते हैं भाई रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर का टू टाइप होता है, वाई बाउंड रजिस्टर एंड देन आपका कार्बन रजिस्टर। वो सब हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमने अगले वीडियो लेक्चर में एक लिमिटेशन हमने देखी थी, बट इसमें आपने डीप में नहीं स्टडी किया हुआ था, इसलिए मैं फिर से इस वीडियो में आपको एक लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ की रिगार्डिंग में आपको बात करूंगा, ठीक है। ओके, तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम आगे देख लेते कि भाई हमने इस वाली चैप्टर में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की। तो फर्स्ट पर हमने फाइंड आउट किया था करंट। बेसिक करंट क्या होता है कि भाई अमाउंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ फ्लो पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज द करंट, सो दैट I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एंड दैट यूनिट इज एम्पियर। देन आपने सेकंड क्वांटिटी फाइंड आउट किया हुआ था इज अ करंट डेंसिटी एंड दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस वैल्यू इज J इज इक्वल टू I अपॉन A, मीन्स के उसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट में फाइंड आउट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आप दो प्लेट मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव की आप लगाते हो तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की थी, VD इज इक्वल टू माइनस EE अपॉन M इंटू टाउ। व्हाट इज द टाउ? टाउ इज अ रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ओके, देन आपने करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप हमने देखा था, J इज इक्वल टू NEVD। देन आपने करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप हमने निकाला था, I इज इक्वल टू NEAVD। ओके, देन हमने मोबिलिटी की इक्वेशन निकाली थी, म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। हमने उसमें देखा था कि अगर हमारी इंटेंसिटी हम 1 रखेंगे, 1 यूनिट मीन्स के 1 वोल्ट पर मीटर, ख्याल है, तब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वही हमारी क्या होती है, मोबिलिटी होती है। और मोबिलिटी में जो हमारा ड्रिफ्ट होगा वो ड्रिफ्ट हमारा एक चार्ज कैरियर का होगा, चल आया। ओके, देन हमने फाइंड आउट किया था टेम्परेचर डिफेंस मीन्स के डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे जो सभी सारे जो मटेरियल है वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी में क्या डिफेक्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पर हमने देखा था कि भाई मेटल के रिगार्डिंग अगर हमारी मेटल का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, ख्याल आया। तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है, उसका हमने रेजिस्टेंस का इक्वेशन निकाला था, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, मीन्स के डेल्टा T इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड अल्फा इज अ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी और उसका यूनिट होता है केल्विन इनवर्स। ओके, और रेजिस्टिविटी का भी सेमी इक्वेशन बनता है, रो1 इज इक्वल टू रो0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ख्याल आया। ओके, देन आपने हमने एक एलॉय मटेरियल के बारे में हमने स्टडी किया था कि भाई उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। मीन्स का आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें तब भी उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए उसका यूज़ हम एक प्रैक्टिकल लैब में और एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन आपने हमारा तीसरा मटेरियल था इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी जो मीन्स के जो विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है, एक लिक्विड के पास विस्कोसिटी होती है, ठीक है। ओके, तो वो क्या होने लगेगा कि भाई उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और उसकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। देन पर हमने स्टडी किया हुआ था सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि भाई एट द हाई टेम्परेचर इज बिहेव लाइक दिस द कंडक्टर सो दैट इज रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज। एंड देन आफ्टर हमने एक थर्मिस्टर के रिगार्डिंग हमने बातचीत करी थी, और जो थर्मिस्टर नाम का जो मीन्स का मटेरियल होता है आप उसको एक थर्मोमीटर में आप यूज़ करते हो, ठीक है। क्यों आप वैसे उसको थर्मोमीटर में आप यूज़ करते हो? क्योंकि वो जो थर्मिस्टर नाम का जो मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेपिडली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो आजकल जो हमारे थर्मोमीटर है ना वो डिजिटल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल थर्मोमीटर में आप एक थर्मिस्टर मटेरियल का आप यूज़ करते हो। ओके, देन आफ्टर टुडे हमको मीन्स के हमको देखना है कि एक लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। ओके, तो पहले तो भाई ओम्स लॉ क्या कीजिए,
ओम्स लॉ हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशनशिप बताती है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर। तो व्हाट इज द R? R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू होती है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या V और I पे डिपेंडेंट है, वो V और Y पे डिपेंडेंट नहीं है। वो क्या है कि भाई एक कांस्टेंट है, वो एक मटेरियल का एक आपने रजिस्टर बनाया हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी इसके एक कांस्टेंट होती है। ख्याल आया? ओके, तो ओम्स लॉ क्या बताती है कि भाई जो आपका V और I का जो रेशियो आया, वो आपका रेशियो क्या आना चाहिए भाई? कांस्टेंट आना चाहिए। सपोज कि मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल है, उसका मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई? उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और उसके साथ मैंने यहाँ पे ए मीटर लगा दिया। तो मैंने क्या किया कि भाई बैटरी में से वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग आया, सपोज के 2 रीडिंग आया, और यहाँ पे ए मीटर रीडिंग बता रहा है 200 मिली एमीटर। ओके, यहाँ पर मैं सेकंड रीडिंग लेता हूँ, मैंने सेकंड रीडिंग लिया, यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे रीडिंग बता रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमीटर है वो मुझे रीडिंग बता रहा है 400 मिली एमीटर। तो आप देखिए कि भाई इसके जो V अपॉन I का जो रेशियो निकलेगा, तो पहले वाले रीडिंग में V इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए और I इज इक्वल टू 200 पुट कीजिए, तो उसका जो रेशियो निकला वो रेशियो, एंड देयर पर सेकंड वैल्यू का भी आप रेशियो फाइंड आउट कीजिए, दोनों का रेशियो क्या आया? कांस्टेंट आया। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए वाला जो डिवाइस है, दिस डिवाइस इज ओमिक डिवाइस। क्यों? क्योंकि उसने ओम्स का लॉ का ओबे किया कि भाई V इज इक्वल टू I। मिसके उसने क्या किया कि भाई आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सो दैट आपकी करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? एक ओमिक डिवाइस बोलेंगे। बट ऐसा भी कोई हमारे मिसके नेचर में पार्टिकल्स अवेलेबल है जो ओम्स लॉ का ओबे नहीं करता। मिसके ये जो हमारा रेशियो मिल रहा है V अपॉन I, वो रेशियो हमको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई मिसके कोई मटेरियल अवेलेबल है? ऑब्वियसली अवेलेबल है। आपका जो एवरी मेटल, मिसके आपने जो ए मेटल कंसिडर किया हुआ है ना, वो मेटल भी आपका ऐसा ही बिहेव करता है। पर अभी तो आपने देखा तो वो तो ओम्स लॉ का ओबे करता है। बट आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, वो एक्सपेरिमेंट आप एक रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो। अगर इसकी कोई एक टेम्परेचर की कोई एक पर्टिकुलर रेंज होती है, और पर्टिकुलर रेंज में अगर आप पर्टिकुलर रेंज वाली टेम्परेचर पे आप अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो क्या करेगा कि भाई ओम्स लॉ का ओबे करेगा। बट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर से डाउन, उसका आपका टेम्परेचर आपने डाउन कर दिया, ख्याल आया कि भाई आपने रूम टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर आपने डाउन कर दिया, तब आप उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका रीडिंग आप नोट डाउन करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और रेशियो फाइंड आउट करके V अपॉन I का रेशियो फाइंड आउट किया आपने। ओके, तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई, तो आपने देखा कि भाई वो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही थी? डिफरेंट आ रही थी। तो हम उसको क्या बोलते हैं? दिस बिहेव इज नॉट ओमिक बिहेव। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? नॉन ओमिक बिहेव। चला है? ओके, देन आफ्टर हम जब टेम्परेचर को राइज करेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज से भी टेम्परेचर को हम राइज कर देंगे, तब भी क्या होगा? तब भी ऐसा हमको ग्राफ मिलेगा। क्या है कि भाई आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो पाएगी। एक पर्टिकुलर वैल्यू से आपकी करंट की वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो उसका भी मैं आपको रीजन देता हूँ। ठीक है, ओके। तो आपकी इसके पोटेंशियल इंक्रीज करने से भी आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, तो आपका मीनिंग क्या होगा कि भाई ये ओम्स लॉ का ओबे नहीं करता है। ठीक है, तो उसको भी क्या करते हैं? हम नॉन ओमिक डिवाइस हम बोलते हैं। ओके, चलो अब जो ऐसा क्यों होता है कि भाई एक हाई टेम्परेचर में ऐसा क्यों होता है कि आपका एक इक्वेशन है I इज इक्वल टू NeAVD। ओके, तो ये इक्वेशन आपको क्या बताती है कि भाई I इज इक्वल टू n मीन्स के नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। मीन्स के आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कि भाई हमारा कोई हमारे पास एक कंडक्टर अवेलेबल है। पहले हमारे कंडक्टर में पहले हमने थोड़ा सा टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था, वो वाले सिचुएशन पे यहाँ पे सपोज के 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन इजीली से वो ट्रांसफर हो जाएगा। देन पर हमने क्या किया कि भाई मीन्स के टेम्परेचर की वैल्यू हमने ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा कर दिया, तो आपको मालूम है कि भाई एटम का जो स्ट्रक्चर में जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इतना ऐसा ही पाथ में 100 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, तो 100 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? पॉजिट्रॉन के साथ कोलिजन करते हैं, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो रेजिस्टेंस का रेशो है वो मीन्स के इंक्रीज होके चला जाएगा। ख्याल आया? देन आफ्टर आपको क्या देखना है
देन आफ्टर अभी भी आपने उसका टेम्परेचर को राइज कर दिया, का दो हमने पोटेंशियल की वैल्यू भी आपने राइज कर दी, तो यहाँ पे जो मीन्स के इतना सही पाथ में 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन इतना सही पाथ में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ कोलिजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका क्या मीनिंग हुआ, अभी आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो बट करंट आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। करंट होगी इंक्रीज बट उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में नहीं होगी। ख्याल आया आपको? ओके। और अभी भी आप इंक्रीज कर रहे हो तो इतना सही एरिया पे आपका मीन्स के 10⁵ जितना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगा है। ख्याल आया? तब भी आपका नंबर ऑफ इसके कोलिजन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रहे हो, अभी और ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो I = NeAV इक्वेशन से आपको मालूम पड़ा कि भाई आपकी जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और नंबर ऑफ कोलिजन से ज़्यादा होने से आपका जो एक कंडक्टर है, पहले आपका मेटल था, ये जो कंडक्टर था वो ओम्स लॉ का ओबे कर रहा था, बट जैसे ही आपने टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज से भी आपने ज़्यादा कर दिया तो इसमें क्या हो गया कि भाई एक नॉन ओमिक जैसा बिहेव करने लगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से आपने उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तब भी वो एक नॉन ओबे मीन्स के नॉन ओमिक जैसा बिहेव करने लगा। ठीक है, ओके। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि भाई नॉन ओमिक डिवाइस और ओमिक डिवाइस की रिगार्डिंग। ओके, तो उसमें एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल हम ले कि भाई नॉन ओमिक डिवाइस का कोई एग्जाम्पल दे दो, तो उसमें एक डायोड आएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में हम आगे डीप में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा पूरा एक चैप्टर ही एक सेमीकंडक्टर डिवाइस का है। ओके, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि भाई सेमीकंडक्टर में भी आपको बेसिक में बताता हूँ कि भाई सेमीकंडक्टर में इसके चार्ज कैरियर है ना 2 होता है, कि भाई इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। अगर आपने सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो इसमें जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी फ्री हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो कैसा बिहेव करती है, एक पॉजिट्रॉन चार्ज जैसा बिहेव करती है, एक पॉजिट्रॉन जैसा बिहेव करती है। तो वो मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का बिहेव करती है। ओके, तो वहाँ पे एक मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज अवेलेबल है और एक पॉजिट्रॉन के पास भी चार्ज अवेलेबल है। तो वो पॉजिट्रॉन मीन्स के लाइक दिस हम उसको बोलते हैं भाई होल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्स। सो दैट सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है और होल्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसकी जो करंट है ना वो एक रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे उसकी करंट की वैल्यू एक रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ओके। तो वो जो उसका ग्राफ ड्रॉ करके हम स्टडी करेंगे। ओके, ओके। तो टुडे आवर टॉपिक इज नॉन ओमिक डिवाइस, का तो हम उसको बोल सकते हैं भाई लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो पहले तो ओम्स लॉ क्या बताती है हमको कि भाई ओम्स लॉ ने हमको बताया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आई, सो दैट वी = हम आई आर लिख सकते हैं। और आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, तो आर = हम V/IP लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिक क्या है, रेजिस्टेंस मीन्स के एक रेशियो है, किस किस का रेशियो है, पोटेंशियल और एक करंट का रेशियो है। तो ओम्स क्या बताता है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मीन्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू मीन्स का कांस्टेंट होती है। ठीक है, ओके। तो हमारा जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो हमको क्या मिलेगा भाई, सेम हमको मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो हम उसका मीन्स के सपोज के हमारे पास ऐसा कोई एक रजिस्टर अवेलेबल है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक उसको एक बैटरी के साथ ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर को लगा दिया, वो क्या कर देगा, एक वोल्टेज को फाइंड आउट करके देगा। और यहाँ पे हमने ए मीटर को लगा दिया, वो एक करंट को फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, और उसका वोल्टेज और करंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो उसकी हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, सभी हमने जो रीडिंग लिया और रीडिंग के सभी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई पोटेंशियल और करंट की हम वैल्यू लिख देते हैं। तो पहले पोटेंशियल 0 था, तब हमारा करंट भी क्या था, 0। देन आफ्टर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 0.1, तब हमारा करंट भी क्या हुआ, 0 ही है अभी तक। और 0.2 किया तब भी वो 0 ही है, 0.3 किया तब भी वो 0 ही है। देन आफ्टर हमने 0.4 किया तब उसकी करंट की वैल्यू आ गई 1। देन आफ्टर 0.5 किया तो 2, और 0.6 किया तो 3, और 0.7 किया तो उसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पे रीडिंग हमने नोट डाउन कर लिया। ओके, तो आप रीडिंग में आप देखिए कि भाई ये रीडिंग देख के आप बताएंगे कि भाई ये ओम्स लॉ का ओबे करती है या नहीं करती है, और ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, ओके, ऐसा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट वी वेरियस आई काम करते हैं। पहले तो जो ओम्स लॉ का जो ओबे करेगा उसका ग्राफ कैसे आएगा, पहले लीनियर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ से एक लीनियर ग्राफ आपको ऐसे फाइंड आउट होगा।
तो एक ग्राफ में आप देखिए कि भाई यहाँ तक आप स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो आपका स्लोप ऐसे आएगा। स्लोप कैसे फाइंड आउट कीजिए आप, स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, टेन थीटा आपको लिखा देना है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन चेंज ऑफ वर्टिकल, तो ये वर्टिकल में आपका चेंज हुआ डेल्टा वी जितना, और हॉरिजॉन्टल में आपका चेंज हुआ डेल्टा आई। इसके डेल्टा आई आपको क्या इंडिकेट करती है, चेंज ऑफ करंट, और डेल्टा वी आपको क्या इंडिकेट करती है, चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका स्लोप क्या फाइंड आउट होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई फाइंड आउट होगा। ओके, तो आप मान लीजिए कि भाई चेंज ऑफ पोटेंशियल आपका है वी और चेंज ऑफ करंट है आपका आई, तो आपका इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, इसका आपका स्लोप का इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगा रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो ए स्लोप आपको क्या बताती है, रेजिस्टेंस आर बताती है। तो ए स्लोप आपको क्या बताए, रेजिस्टेंस आर। ए स्लोप भी आपको क्या इंडिकेट करेगी, रजिस्टर आर। और सभी आपने स्लोप निकाला तो सभी स्लोप आपका क्या आ रहा था, सेम जैसा ही आ रहा था। तो आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। सो दैट दिस डिवाइस इज नोन एज द ओमिक डिवाइस। ये डिवाइस हमारा ओमिक डिवाइस है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने ए वाला डिवाइस के बारे में बातचीत कर रहे थे कि भाई उसका हमने यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है। देखिए, जब हमारा पोटेंशियल जीरो था तब हमारा करंट भी क्या था, जीरो। जब हमने पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया तब हमारा करंट इंक्रीज़ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया तब भी हमारा करंट तो थोड़ा सा ही इंक्रीज़ तो हो रहा था, बट यहाँ पे करंट तो जीरो ही है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस। 0.2 था तब भी वो जीरो था, 0.3 था तब भी वो जीरो था। देन आफ्टर 0.4 हुआ तब उसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। देन आफ्टर 0.5 उसकी भी इसका डिफरेंस कितना है, 1 का। तो यहाँ पे भी करंट का भी डिफरेंस कितना है, 1 का। और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वो चाहे एक ओमिक जैसा बिहेव करती है, एक ओमिक डिवाइस जैसा वो बिहेव करती है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस मीन्स के आपने पोटेंशियल 1 इंक्रीज कर दिया 0.1, तो आपकी करंट भी 1 इंक्रीज हुई। देन पर आपने वापस 0.1 इंक्रीज कर दिया तो आपकी करंट एक वापस 1 इंक्रीज हुई। तो ए वाली मीन्स के जो बिहेव है हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओमिक डिवाइस, ठीक है। देन पर 0.7 1 इंक्रीज किया तो मीन्स के यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गए, तो हम उसको नॉन ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं। आपको मालूम पड़ा, ठीक है। तो कोई भी आपका मटेरियल है, आपका मेटल है, इसका कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी आपका मटेरियल है उसकी कोई एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उसकी इसके टेम्परेचर की कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। वो पर्टिकुलर वैल्यू से अगर आपने कम कर दिया, पर्टिकुलर वैल्यू से अभी आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो एक नॉन ओमिक बिहेव जैसा इसके नॉन ओमिक डिवाइस जैसा वो बिहेव करने लगेगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर रेंज से उसका टेम्परेचर अगर आपने हाई कर दिया तो वो क्या करेगा, तो तब भी वो क्या कर सकता है कि भाई एक नॉन ओमिक जैसा बिहेव करेगा, इसके ओम्स का लॉ का ओबे नहीं करेगा। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपका जो रेशियो निकल रहा है वो रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं निकल रहा है, उसकी वैल्यू वेरिएबल आ रही है। क्या रहा है आपको, ओके। तो हम उसको बोल सकते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। ओके, तो हम उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, देखिए हम V वर्सेस I का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो V वर्सेस Y का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्टार्टिंग में ऐसा हमको ग्राफ मिला, तेरा पर वो लीनियर हो गया और वापिस ऐसा, ओके। यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि भाई स्टार्टिंग में आपका इसके पोटेंशियल आपने इंक्रीज किया। देन आप ए वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है कि भाई एक लीनियर। तो यहाँ तक का वो पोर्शन में कैसा है कि भाई एक ओमिक जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और देन आप यहाँ पे क्या ऐसा है, एक नॉन ओमिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो बट आपकी करंट इंक्रीज नहीं हो रही है। क्या रहा है, वो करंट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको बताया था कि भाई आई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन होता है एनी AVD। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपके पास जो कंडक्टर है वो कंडक्टर आपने एक सर्किट में लगाया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आपने सर्किट में लगाया हुआ है तो इसमें से सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका फ्लो होगा, ऐसे। तो पहले स्टार्टिंग में सपोज के 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, आप उसकी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ आप ज़्यादा कर रहे हो। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, ज़्यादा हो जा। और नंबर ऑफ कोलिजन जितना भी ज़्यादा होगा तो उतना उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो एट दी हाई टेम्परेचर आपका जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो लास्ट ऑर्बिट में आपकी जो इलेक्ट्रॉन होती है सेंटर में इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री मीन्स के मैक्सिमम हो जाएगा। और सपोज के 10⁶ जितना हो गया तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मीन्स के पॉजिट्रॉन के साथ कोलिजन होगा, पॉजिट्रॉन के साथ कोलिजन होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन भी आपका इंक्रीज होगा और करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज आ सकती है, ओके। तो ये आपका एक मीन्स के हुआ एक नॉन ओमिक डिवाइस का मीन्स के टॉपिक। देन आप नॉन ओमिक डिवाइस में आप एक डायोड का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, एक सिंपल सा डायोड मीन्स के सेमीकंडक्टर का ग्राफ होता है I वर्सेस V का।
इसमें क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग में आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो बट उसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, और देन आफ्टर वो सडनली उसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ए वाली पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल सकते हैं। चला है, आपकी करंट की वैल्यू का सडनली इंक्रीज हो गई, रेपिडली इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो स्लोप निकल रहा है ना, वो स्लोप मीन्स के सेम नहीं निकल रहा है। यहाँ आपका आप स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो ऐसा यहाँ का स्लोप ऐसा है, यहाँ का स्लोप ऐसा है। ठीक है, तो आपका स्लोप मीन्स के यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, आपका स्लोप मीन्स के इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि भाई आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है एवरी पॉइंट पे क्या से कैसी है भाई, डिफरेंट डिफरेंट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं। तो ओमिक डिवाइस हम किसको बोलेंगे भाई, एवरी पॉइंट पे आपकी जो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए भाई, कांस्टेंट आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं भाई ओमिक डिवाइस। और सेकंड भी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ट्यूनल डायोड का, I वर्सेस V का, एक ट्यूनल डायोड का। तो ट्यूनल डायोड का आपको एक ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं भाई एवरी लोकेशन पे, एवरी पॉइंट पे आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं। ओके, देन आफ्टर ओके हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। देन आफ्टर हमको स्टडी करना है कि भाई रजिस्टर का टाइप। तो रजिस्टर आपने देखा कि भाई रजिस्टर क्या होती है, वन टाइप की डिवाइस होती है, उसके पास एक रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी, एक कैसी प्रॉपर्टी है भाई, वो ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई उसकी वजह से जो करंट पास आउट होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। करंट का फ्लो मीन्स के चार्ज का फ्लो वो डिक्रीज कर देता है, चार्ज का वो अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं भाई सिंपल सा एक रजिस्टर। ओके, जो रजिस्टर है तो रजिस्टर का टू टाइप है, एक वायर बाउंड रजिस्टर है और एक कार्बन रजिस्टर है। जो वायर बाउंड रजिस्टर है इसमें आपने एक सिंपल सा एक वायर का ऐसे आपने वाउनिंग किया होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका वायर का यूज होगा तो वो कौन सा मटेरियल से बनाया हुआ होगा, एलॉय का। क्यों एलॉय का, क्योंकि एलॉय के बारे में आपने स्टडी किया कि भाई उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब भी उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे बेटर हमारा मटेरियल कौन सा है, एलॉय। ठीक है, तो आप एलॉय का आप यूज़ करेंगे कि भाई एक वायर बाउंड रजिस्टर आपको बनाना है तो आप एक एलॉय का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपकी जो प्रैक्टिकल फिजिक्स की लैब में होती है, प्रैक्टिकल की आपकी फिजिक्स की लैब में भी आपका जो भी एक वायर बाउंड रजिस्टर होगा तो वो जो वायर बाउंड रजिस्टर में जो वायर होगा एक एलॉय का बनाया हुआ होगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमको कौन सा देखना है कि भाई उसकी जो साइज, अगर हमको जो वायर बाउंड रजिस्टर है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, उसका जो अमाउंट हमको लार्ज निकालनी है कि भाई हमको 10⁵ ओम का रजिस्टर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ वाउंडिंग आपको इंक्रीज कर देना पड़ेगा। अगर आपने नंबर ऑफ वाउंडिंग तो इंक्रीज करना है तो उसका एरिया भी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो वायर बाउंड रजिस्टर बेसिक आपकी जो साइज होती है वो साइज बहुत ज़्यादा होती है वायर बाउंड रजिस्टेंस की। ठीक है, और हमारा जो कार्बन रजिस्टर होता है वो कार्बन रजिस्टर क्या कैसा होता है, एक सिंपल सा एक स्मॉल एक कार्बन रजिस्टर होता है, उसकी साइज एक स्मॉल होती है और एक कार्बन पाउडर में से बनाया हुआ होगा। ठीक है, ओके, तो वो जो कार्बन इसके उसकी जो लेंथ होती है ना ओनली फॉर 1 सेंटीमीटर जितनी होती है, और जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है एक बॉक्स टाइप का इतना सा होता है। ठीक है, ओके, पर जो हमारा जो रॉ मटेरियल ऑफ कार्बन रजिस्टर है वो भी हमको इजीली मार्केट में से अवेलेबल है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट भी हमारी मीन्स के मिनिमम होती है। इसलिए अभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम एक कार्बन रजिस्टर को ही यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा जो कार्बन रजिस्टर है वो इतना इसी साइज़ का होता है, एक 1 सेंटीमीटर जितना साइज़ होता है। तो भाई उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी अमाउंट कितनी होती है और रेजिस्टेंस की क्वांटिटी कितनी होती है। ओके, तो इतना सा एक कार्बन रजिस्टर के पास एक 1000 ओम का भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी 2000 ओम भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है और 10000 भी हो सकती है। ओके, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बाई एयर रजिस्टेंस हमारा 2000 ओम का है या 10000 ओम का है या 5000 ओम का है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। हमको तो क्या हर बार हमको एक सर्किट में लगा के V/I की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है आपको करना है। तो हमारा जो ये रजिस्टर बनाता है कोई एक मैन्युफैक्चर कंपनी बनाती होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी भाई, एयर रेजिस्टेंस उसने बना दिया, सपोज क्या मान लीजिए कि एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2000 ओम, तो वो क्या करेगी भाई यहाँ पे वो 2000 ओम ऐसा लिख देगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई एयर रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, 2000 ओम की वैल्यू का है। बट आप ऐसा सोचिए कि भाई ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर को एक चाइना वाली कंपनी बनाती है, और चाइना वाला कंपनी जो इसके जो चाइना में होती है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा भाई, चाइनीज़ ही यूज़ करेगा। तो उसने यहाँ पे चाइनीज़ में लगा दिया कि भाई 2000 ओम ऐसा उसने लिख दिया, उसकी स्क्रिप्ट ने उसने लिख दिया। ओके,
और ए रजिस्टर मीन्स के आपके पास आ गया इंडिया में, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई ए रजिस्टर की वैल्यू 2000 ओम है? आपको क्या चाइनीज़ आती है? नहीं आती है, तो आप कैसे पढ़ोगे भाई उसमें उसकी जो लिखा हुआ है वो 2000 ओम है? चला है। वैसा ही ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर मीन्स के यूएसए में बन रहा है, तो यूएसए वाला क्या करेगा भाई इंग्लिश में लिख देगा 2000 ओम। चला है। और कोई ऐसी कंपनी है कि भाई वो उर्दू में लिख देगा 2000 ओम। तो सभी कंट्री वाला अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करेगा और जिसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू आपकी ऐसी है कि भाई ये 2000 का है और ये 5000 का है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ने क्या सोचा कि भाई किसी को भी यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, बट उसने क्या कर दिया, उसका कलर कोडिंग दे दिया। वो कलर कोडिंग आपको याद रखना है, ख्याल है? कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं। देखिए कि भाई ऐसा हमारा रजिस्टर है, तो इसमें 4 रिंग होती है। कितनी रिंग होती है? 4 रिंग। तो पहली जो 3 रिंग होती है वो ओनली फॉर वन साइड होती है, और लास्ट रिंग कोई रजिस्टर में होती है और कोई रजिस्टर में नहीं भी होती है, वो एक लास्ट में होती है। ठीक है, तो वो जो रिंग है वो रिंग क्या इंडिकेट करती है? तो जो आपकी फर्स्ट वाली रिंग है, तो फर्स्ट वाली रिंग आपकी जो इसके जो क्वांटिटी निकलती है ना रजिस्टर की, सपोज कि आप मान लीजिए कि भाई आपका रजिस्टर है वो 250 का है, तो 250 आप लिखेंगे, तो इसमें आपका फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 2 है। तो आपकी जो फर्स्ट रिंग है वो फर्स्ट रिंग क्या इंडिकेट करती है? फर्स्ट डिजिट। और सेकंड रिंग क्या इंडिकेट करती है? सेकंड डिजिट। चला है। सेकंड डिजिट आपका क्या था? 5। तो 5 कौन इसके इंडिकेट करेगा? एक सेकंड रिंग। ओके। और थर्ड रिंग क्या इंडिकेट करेगा? थर्ड रिंग इंडिकेट करेगा ऑर्डर। हम उसको पावर भी बोल सकते हैं, 10 टू दी पावर। आप 5 बोलते हो, 4 बोलते हो, 3 बोलते हो। ठीक है। ओके। तो 250 में कौन सा पावर होता है कि भाई 250 में 25 इंटू आप 10⁻1 लिख सकते हो, तो उसका ऑर्डर क्या मिला? 1। तो ये आपकी थर्ड रिंग आपका एक ऑर्डर बताती है। क्या आया? आपको मालूम हुआ कि भाई आपको याद रखना है कि भाई आपकी जो फर्स्ट रिंग है ना, तो फर्स्ट रिंग इज अ इंडिकेट ऑफ द फर्स्ट डिजिट, एंड सेकंड रिंग इज इंडिकेट ऑफ द सेकंड डिजिट, एंड थर्ड रिंग इज इंडिकेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। वो क्या इंडिकेट करती है कि भाई पावर इंडिकेट करती है। ओके। देन अपने लास्ट वाली रिंग क्या इंडिकेट करेगी भाई? वो एक टॉलरेंस बताती है। तो टॉलरेंस क्या होती है? एक सिंपल एक एरर होती है। आपने एक जो 11th में सेकंड चैप्टर में आपने एरर आपने स्टडी की हुई थी। ठीक है। तो टॉलरेंस क्या होती है? एरर होती है। वो जो एरर होती है ना, वो एरर एक 1, 2%, 3%, 4%, 5% और 10% तक होती है। अगर 10 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कोई रिंग ही नहीं होगी। ख्याल आया? 10% से ज़्यादा होगी, जिसके 20% होगी, तो यहाँ पे कोई रिंग ही नहीं होगी। ख्याल आया? और 20% तक इसके 10% यहाँ पे कलर वाली कोई रिंग आएगी। बाद में आपके एक 20% होगा उसका टॉलरेंस मैक्सिमम 20% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अगर 20% आएगा तो यहाँ पे लास्ट में कोई रिंग नहीं होगी। तो ऐसा कोई रजिस्टर है इसमें से ओनली फॉर 3 ही रिंग है, तो आपको क्या मान लेना है कि भाई उसका टॉलरेंस 20% जितना है। ख्याल आया? ओके। तो उससे भी ज़्यादा टॉलरेंस नहीं हो सकता। ओके। तो वो टॉलरेंस का मीनिंग क्या है भाई? ये जो टॉलरेंस हम बोलते हैं, उस टॉलरेंस का मीनिंग क्या है? तो हमने सिंपल सा बता दिया कि भाई एरर है। ओके। आप मानिए कि भाई आपने ये जो रजिस्टर है ना, वो रजिस्टर आप इसके एक परचेस करने के लिए आप इसके कोई शॉप में गए, और शॉप में जाके आपने बोला कि भाई मुझे एक 1000 ओम वाला रजिस्टेंस दे दो। ओके। बट 1000 ओम्स वाला रजिस्टेंस उसने बहुत सारे टाइप का आपको दिया, आपको बताया कि भाई आपको कौन सा चाहिए। तो आपने क्या बोला कि भाई जो सस्ता वाला है उसको दे दो। तो उसने क्या किया आपको मालूम है? उसने 20% टॉलरेंस वाला आपको दे दिया। तो 20% टॉलरेंस का क्या मीनिंग होता है कि भाई आपने रजिस्टर्स मांगा एक 1000 ओम का, तो उसमें 20% एरर है। तो 20% कितनी होती है? 100 से 20 होती है, तो 1000 से कितनी होती है भाई? 200। तो ये जो रजिस्टर्स आपको दिया हुआ है ना, वो रजिस्टर्स की परफेक्ट 1000 इसके वैल्यू नहीं है। उसकी अमाउंट एक परफेक्ट एक्यूरेट नहीं है, 1000 एक्यूरेट उसकी रीडिंग नहीं है। बट उसकी जो अमाउंट होती है वो अमाउंट एक 1200 भी हो सकती है और 800 भी हो सकती है। ख्याल आया आपको? 800 भी हो सकती है और 1200 भी हो सकती है। मिसके उसका जो रेंज है उसने रेंज क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मिसके 800 से 1200 तक। देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई इतना सा हल्का मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा भारी दे दो। तो उसने क्या कर दिया? 1% टॉलरेंस वाला आपको दे दिया। 1% टॉलरेंस। तो 1000 का 1% कितना होता है? 10।
तो आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 1010 से लेके 990 तक। तो उसका डिफरेंस कितना हो गया ओनली फॉर 20। तो 20% उसका डिफरेंस कितना था भाई 4000 था। उसकी डिफरेंस मीन्स के 4000 थी और उसकी डिफरेंस हो गई ओनली फॉर 20%, इसलिए उसकी कॉस्ट भाई ज़्यादा होती है। तो वो आपकी बताती है भाई टॉलरेंस, इसमें इतनी एरर है वो आपको इंडिकेट करेगी टॉलरेंस। चला है ओके। तो सभी आपकी जो 4 रिंग है, तो 4 रिंग का आपको एक कलर कोडिंग याद रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट आपकी थियरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वो एमसीक्यू में आ सकता है। चला है एमसीक्यू में वो आएगा, आपको एक डिफरेंट कलर का रिंग दे देगा कि भाई फर्स्ट रिंग आपकी रेड है, सेकंड रिंग आपकी येलो है, एंड देन आफ्टर थर्ड रिंग आपकी ब्राउन है, और लास्ट रिंग आपकी गोल्ड है। ठीक है, तो आपको उसकी अमाउंट निकाल के देनी है। अगर कोई ऐसा इक्वेशन आएगा कि भाई इसमें आपको अमाउंट दी होगी, तो उसका कलर कोडिंग आपको बताना कि भाई फर्स्ट वाली रिंग आपकी कौन सी कलर की है, सेकंड वाली रिंग, थर्ड वाली रिंग और फोर्थ वाली रिंग है कि नहीं है। ख्याल आया? ओके। तो ऐसा बहुत सारा अब एमसीक्यू आ सकता है। ओके, तो हम उसका कलर कोडिंग के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसमें 2 टाइप का रजिस्टर हमने स्टडी किया कि भाई वायर बाउंड रजिस्टर होता है, देन आपका एक कार्बन रजिस्टर होता है। वायर बाउंड रजिस्टर मीन्स के एक वुडन ब्लॉक जैसा होता है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है, इसमें यहाँ पे सभी एक नेल लगाई हुई होगी, और इसमें आपका एक सिंपल सा तार, और तार आपका किसका बनाया हुआ होगा एलॉय का। ठीक है, क्यों एलॉय का? क्योंकि एलॉय की आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपकी चेंज नहीं होगी, और आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। ठीक है, इसलिए आप इसके एक सिंपल सा तार ऐसे आपने यूज़ कर लिया और वाउंडिंग कर दिया, और उसको आपने नाम दे दिया एक वायर बाउंड रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर की जो साइज़ होती है वो साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपने एक रिलेशनशिप देखा कि भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो आपको मीन्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा करनी है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा करनी, तो आपको लेंथ की भी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो दैट लेंथ इज इंक्रीज। अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी साइज भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, देन पर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एक कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर मीन्स के एक सिंपल सा एक ग्रेफाइट और कार्बन में से बनाया हुआ होगा, और ऐसा ही एक 1 सेंटीमीटर जितना ही उसका मीन्स के साइज होती है। ठीक है, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर जितनी होती है। ओके, तो ये जो कार्बन रजिस्टर है वो कार्बन रजिस्टर इतने सी लेंथ में एक 1000 ओम का भी हो सकता है और 10,000 ओम का भी हो सकता है, वरना वो 10⁷7 ऑर्डर का भी वो हो सकता है। ठीक है, ओके। तो इसकी जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? मैंने आपको बताया कि भाई उसमें एक 4 रिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ, तीन पहले साथ में होती है, एक लास्ट वाली एक मीन्स के लास्ट में होती है। ओके, तो ये जो फर्स्ट रिंग है, तो फर्स्ट रिंग हमको क्या इंडिकेट करती है, फर्स्ट डिजिट, और सेकंड रिंग हमको क्या इंडिकेट करेगी, सेकंड डिजिट, और थर्ड रिंग हमको क्या इंडिकेट करेगी, एक मीन्स के एक ऑर्डर इंडिकेट करेगी वो। एंड देन आप एक लास्ट रिंग हमको इंडिकेट करती है टॉलरेंस, और टॉलरेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई टॉलरेंस क्या होती है, एक 1 टाइप की एरर होती है। ठीक है, ओके। तो उसका हम कलर कोडिंग हम देख लेते हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई पहला आपका ब्लैक कलर की होगी फिर। ठीक है, ये आपको एक पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। चला है, तो वो कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला कलर आपका ब्लैक आएगा, देन आपका ब्राउन आएगा, देन आपका रेड, देन आपका ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपको एक सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा। ओके, तो उसमें यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए कि भाई ब्लैक है तो उसका मैंने बी लिख दिया, ब्राउन है तो उसका मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, रेड है तो उसका आर, ऑरेंज है तो उसका ओ, येलो है तो यहाँ पे वाई, ग्रीन है तो यहाँ पे जी, ब्लू है तो यहाँ पे बी, और वायोलेट है तो यहाँ पे वी, और ग्रे है तो यहाँ पे जी, और वाइट है तो यहाँ पे डब्ल्यू, और गोल्ड है तो यहाँ पे जी, और सिल्वर है तो यहाँ पे मैंने एस लिख दिया। और देन आपका ये जो मैंने फर्स्ट रो लिखी हुई है वो एक फर्स्ट रिंग की है, फर्स्ट रिंग। तो फर्स्ट रिंग आपको क्या इंडिकेट करती है, एक ऑर्डर मीन्स के एक फर्स्ट डिजिट इंडिकेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई फर्स्ट डिजिट। ओके, और सेकंड रिंग हमारा सेकंड डिजिट, और थर्ड रिंग हमको क्या इंडिकेट करती है, ऑर्डर। ऐसा यहाँ पे ऑर्डर में लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। और फोर्थ रिंग हमको क्या इंडिकेट करती है, टॉलरेंस, तो हम उसको बोल सकते हैं एरर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो हमारे फर्स्ट रिंग है तो उसको आपको ऑर्डर कैसे लिखना है, और फर्स्ट डिजिट है ना, तो डिजिट कितना आता है,
0 से 9 तक आता है, तो यहाँ पे अपने फर्स्ट से 0 लिख दिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पे सेकंड डिजिट भी कितना आता है, 0 से 9 तक आता है, तो 0 से 9 तक आपने उसको लिख दिया। और ऑर्डर को भी आपको ऐसा ही लिख देना है, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 एंड 10⁻9। देन आपने गोल सिल्वर में आपको लिखना है 10⁻1 और 10⁻2। ओके। और फोर्थ जो आपकी रिंग है टॉलरेंस, इसमें आपको ब्लैक में कोई नहीं आएगा, ठीक है। ब्राउन से आपको स्टार्ट करनी है कि ब्राउन में भाई 1%, 2%, 3%, 4%। देन आपको डायरेक्ट गोल्ड में जाना है 5%, और सिल्वर में होती है 10%। अगर 20% होगी तो कोई कलर ही नहीं होगा, मीन्स कि आपकी फोर्थ रिंग आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको याद रखनी है कि भाई आपका जो फर्स्ट डिजिट है तो आप उसका नंबरिंग ऐसे होगा। ओके, तो वो नंबरिंग के आगे आपको एक कलर भी दिखना है कि भाई सपोज कि आप एज्यूम कीजिए कि आपकी एक फर्स्ट रिंग है येलो कलर की है, तो उसका फर्स्ट डिजिट कौन सा होगा, 4। और सेकंड रिंग आपकी एक ब्लू कलर की है तो उसका इसका डिजिट कौन सा होगा, 6। और थर्ड रिंग आपकी ग्रे कलर की है तो उसका डिजिट क्या होगा, 10⁻8। चल आया। और लास्ट रिंग आपकी गोल्ड कलर की है तो उसमें 5% टॉलरेंस होगा। ऐसे आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले तो ये सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे इसके बारे में मैं आपको एक आपको एक की देता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हमने लिख दिया, तो पहले तो बीबी रॉय, तो बीबी रॉय हमको एक नाम लगता है भाई, बीबी रॉय, ठीक है। ओके, तो बीबी रॉय एक नाम है। ओके, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिशन हैज़ वेरी गुड वाइफ। चलाइए, आपको ऐसे सीक्वेंस याद रखनी है। देखिए कि भाई बीबी रॉय इज़ अ ग्रेट ब्रिटिशन, ठीक है, इज़ अ ग्रेट ब्रिटिशन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ओके, उस तो वेरी गुड वाइफ है तो उसको क्या देना चाहिए भाई, गोल्ड और सिल्वर देना चाहिए। चलाया। ओके, तो आपको मैं फिर से आपको मैं बताऊंगा कि भाई बीबी रॉय इज़ ग्रेट ब्रिटिशन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ए वेरी गुड वाइफ है तो उसको क्या देना चाहिए भाई, गोल्ड और सिल्वर देना चाहिए। ओके, तो ऐसे आपको एक पूरी की पूरी आपको सीक्वेंस याद रखनी है। बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई आपका जो बी आता है ना, वो बी एक 3 टाइम्स आता है, बी और बी। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई पहले वाला बी है ना वो एक ब्लैक कलर का है, और सेकंड वाला बी एक आपका ब्राउन है, और थर्ड वाला बी मीन्स का आपका एक ब्लू कलर का है। देन आपका जी भी आपका 3 बार आता है, तो पहले वाला जी आपका ग्रीन है, देन आपका ग्रे है, देन आपका एक गोल्ड है। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और पूरे के पूरी सीक्वेंस आप बीबी रॉय इज़ अ ग्रेट ब्रिटिशन हैज़ वेरी गुड वाइफ एंड गोल्ड सिल्वर दे दो, ठीक है। ओके, ऐसे आपको एक यहाँ पे मैंने सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटिशन हैज़ वेरी गुड वाइफ, तो गोल्ड सिल्वर उसको दे दो। ओके, तो ऐसा आपको एक पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए आपका एग्जांपल कैसे आएगा। तो मैंने पहले यहाँ पे जो रिंग मुझे दिखाई दी उसका मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग मैंने लिख दिया कि भाई रेड, येलो, वायोलेट एंड गोल्ड। ओके, तो रेड कलर का भाई डिजिट देखिए, रेड कलर का डिजिट है यहाँ पे 2, तो आपका फर्स्ट डिजिट का क्या आएगा, 2 आएगा। देना पे येलो कलर का देखिए, येलो कलर का क्या आता है, 4 आता है, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है। देन आफ्टर वायोलेट, तो वायोलेट कलर का कौन सा ऑर्डर आता है, 10:7, तो आपको यहाँ पे 10:7 लिख देना है। और लास्ट में है गोल्ड, तो गोल्ड का आपको क्या लिखना है, ±5% लिख देना है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या फाइनल हुई, देखिए यहाँ पे 24 है ना, तो यहाँ पे 10:7 है, मुझे उसको मेगा में फाइनल करना है। तो 240 इंटू 10⁻6 ±5%, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और 10⁻6 को हम क्या किस में लिखते हैं, मेगा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देना पर यह आपकी बॉक्स है ना, आपको एक टेबल पहले से आपको ड्रॉ नहीं करनी है। एग्जाम में आपको क्या करना है कि भाई ये पूरे का पूरा सीक्वेंस ही आपको याद रखना है। ख्याल आया। ओके, तो पर पूरे का पूरा सीक्वेंस में आप क्या याद रखेंगे भाई, पहला वाला कलर कौन सा था, ब्लैक, बी है तो ब्लैक। देन आफ्टर सेकेंड वाला बी कौन सा था, ब्राउन था। देन आफ्टर रॉय में आर कौन सा था, रेड, और ओ क्या था, ऑरेंज। और देन आफ्टर वाई का था, येलो, ठीक है। देन आफ्टर एक ग्रेड, तो ग्रेड का जो पहला जी था वो था ग्रीन। देन आफ्टर ब्रिटिशन का बी मीन्स के लास्ट वाला बी था हमारा ब्लू। देन आफ्टर वी हमारा था वायोलेट। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट जी था हमारा ग्रे, और वाइट का था भाई वाइट। एंड देन आफ्टर लास्ट में था वाइट, गोल्ड और सिल्वर। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलाया, ऐसा आपका 9 डिजिट हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी आपको कैसे सीखना है कि भाई ए वाली लाइन को आपको देख के आपको आंसर देना है, वो वाला टेबल आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ओके, देखिए कि भाई फर्स्ट रिंग आपको दे रखा है भाई ऑरेंज, ब्लू, येलो और गोल्ड। तो ऑरेंज कहाँ पे भाई, यहाँ पे है, तो 0 से स्टार्ट करना है।
तो 0 1 2 3 तो फर्स्ट डिजिट हमारा आ गया भाई 3। देन आपने ब्लू कलर कहाँ पे, क्या भाई ब्लू कलर लास्ट में होता है, तो 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 डिजिट आया तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। देन आफ्टर येलो, तो येलो कहाँ पे, यहाँ पे, तो 0 1 2 3 एंड 4, तो ये थर्ड रिंग है ना, तो थर्ड रिंग क्या इंडिकेट करती है, उसका ऑर्डर, तो यहाँ पे हमने 10⁴ लिख दिया। और लास्ट में है गोल्ड, तो ±5%। ख्याल आया, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, येलो रेड ऑरेंज और गोल्ड यहाँ पे है, तो येलो कहाँ पे, यहाँ पे, तो येलो का इसका डिजिट कितना आएगा, 0 1 2 3 एंड 4, तो पहला डिजिट हमारा हुआ 4। देन आफ्टर रेड, तो रेड कौन सा है, थर्ड डिजिट है हमारा। ओके, तो 0 1 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। ओके, देन आफ्टर ऑरेंज, तो ऑरेंज यहाँ पे है फोर्थ पे, तो 0 1 2 3 4, तो 10⁻³ और प्लस माइनस गोल्ड के लिए क्या आएगा 5% टॉलरेंस। ये टॉलरेंस का आपको मालूम पड़ा ना, ये जो आपकी वैल्यू है ना, तो वैल्यू का आपको 5% इंक्रीज और डिक्रीज कर देना है, ये उसका हमको टॉलरेंस हमको बताएगा। ख्याल आया। ओके भाई, इसका टॉलरेंस कितना होगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका आपको 5% निकाल लो, 5% आप ऐड कर लो, देन आपने 5% आप डिक्रीज कर लो। ठीक है, तो ये इसके टॉलरेंस की वैल्यू आ गई। ओके, और आपको ऐसा भी दिया होगा, देखिए ऐसी आपकी एक वैल्यू दी होगी कि भाई 2.4 × 10⁻⁶ ±20%। तो 20% है, तो 20% का मीनिंग आपको मालूम पड़ गया कि भाई वो 20% होता है, तो उसमें कोई लास्ट 4 रिंग नहीं होगी, बट कितनी रिंग होगी, 3 रिंग होगी। तो 2.4 × 10⁻⁶ है ना, बट यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई फ्रैक्शन नहीं चलेगा, वो फ्रैक्शन को आपको हटाना है। तो अगर आपको फ्रैक्शन को हटाना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 × 10⁵ हो जाएगा। पहला डिजिट हमारा कौन सा है, सेकंड। ओके, तो सेकंड डिजिट कहाँ पे आता है कि भाई ये जो 0 है 1 2, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रेड लिख देंगे। ठीक है, देन आफ्टर 4, तो 4 कहाँ पे आएगा कि भाई 0 1 2 3 एंड 4, तो ये येलो, तो सेकंड रिंग हमारी होगी येलो। देन आफ्टर 10⁵। ओके, तो 5 डिजिट कहाँ पे आएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो एक इसमें आती है कि भाई ग्रीन में आती है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हमको 3 रिंग फाइंड आउट हो गई। ओके, और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में है ना, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे देखिए कि भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻², मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, 10⁻² में 20 कर देता हूँ। ठीक है, 10⁻20। ओके, देखिए भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 10⁻⁻90 होता है, 10⁻⁻19 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने पहला 15 लिखा हुआ था, बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक 20। ओके, तो ये हो गया 20। देन आप देखिए कि भाई 2.5 × 1.6 कर दीजिए, तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसका आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, बट आपको क्या एक मिसके का पर्टिकुलर आपको एक डिजिट में ही लिखना है। ओके, तो 1.6 है ना, तो मैं यहाँ पे देखिए कि भाई मैं यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो आपका ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास अभी कैल्सी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये 10, तो 10 × 1.6, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 10⁻⁻19 और 10⁻20, तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 10⁻1 और प्लस माइनस है 20%। ओके, तो ऐसे आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आपको क्या दिया हुआ था, ऐसा आपको दिया हुआ था, यहाँ पे 10 में लिख देता हूँ 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻20 आपको ऐसा दिया हुआ होगा। तो इसका फ्रैक्शन मैंने फाइंड आउट करके, इसके एक इंटीग्रल मल्टीपल फाइंड आउट करके मैंने ऐसा फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या है, वो फर्स्ट है। ओके, तो फर्स्ट डिजिट हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट कौन सा आएगा, ये तो 0 है, एरे फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो सेकंड बी, तो सेकंड बी हमको क्या इंडिकेट करता है, ब्राउन, तो हमारी फर्स्ट रिंग होगी ब्राउन। देन आपका 6 नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे आएगा ब्लू कलर, तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे भाई ब्लू कलर। सेकेंड रिंग हमारी है ब्लू कलर की। देन आपका 10⁻1, इसके 1 का तो ब्राउन था, तो यहाँ पे भी तीसरी रिंग पे आपकी क्या आएगी, ब्राउन ही आएगी। और लास्ट में तो 20% है, तो नो कलर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा। ओके, तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके, जो कॉन्सेप्ट आपका ओनली फॉर MCQ के लिए ही है, बट आपको क्या याद रखना है, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। चला, ये पूरे की पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो वो सीक्वेंस याद रखने के लिए आपको एक की याद रखनी है कि भाई बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटिश हैज़ वेरी गुड वाइफ इज कॉल्ड सिल्वर, दे दो। ओके।